आज हम इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। इतिहास का पहला लेसन जो है हड़प्पा सभ्यता, ये प्रारंभ करेंगे। हर एक लेसन हम लोगों का बहुत ही मज़ेदार लेसन होगा। पढ़ाई से बहुत सारे विद्यार्थी भागते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन हम पहले आपको थ्योरिकल वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो सीन आपके आंखों के सामने चल रहा है। उसके उसके उपरांत हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और उसके उपरांत हम इसके क्वेश्चन आंसर को कराएंगे कि ताकि वो पूरा लेसन 100% आपके माइंड में आ जाए, आपको समझ में आ जाए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना, है ना। तो हम कामना करते हैं कि आप बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और कीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, ये जो भी लोग इस वीडियो को इंटरेस्टेड समझते हैं वो लोग शेयर करें, उनके पास आप उपलब्ध कराइए, जो लोगों को लगे कि हाँ ये इनके पास वीडियो जाना चाहिए। आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे कम से कम इतना शेयर कीजिए कि हमारा चैनल ग्रो करें, ताकि हम इस तरह के वीडियो को लाते रहें। 7वीं सदी की बात है। पंजाब के लोग ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। वहाँ उन्हें ज़मीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गई। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और वे लोग उन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो ईंटें उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहां कभी हजारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से पंजाब में खुदाई की गई तो जो सामने आया वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यह पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ ला खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी वे सभी सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। वक्त बीतता गया और फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए और फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। ऐसे शहर जिन्हें केयरफुली प्लान किया गया था। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहां बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आज से 4,500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें वजूद में आ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उन घरों के आकार में काफी फर्क था। इससे ये पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहते थे और समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। ये नालियां गली की मेन नाली से जाकर मिलती थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के लोगों को भी सफाई वगैरह की अच्छी समझ थी। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 सबसे बड़े शहर थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। इस सभ्यता में जो गांव के लोग होते थे वो पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे और शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले लोग, कारीगर और ईंटें बनाने वाले पेशेवर लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों की दशा काफी अच्छी थी और ये लोग औरतों की काफी इज्जत करते थे। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन टेंपल जैसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान वहां से नहीं मिला है।
हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने खेतों वगैरह में पूजा करते थे। ये लोग आग की पूजा और पेड़ की पूजा करते थे और ये लोग पानी को भी काफ़ी पवित्र मानते थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे आग, पानी, पेड़ पौधे, पशु और सूरज आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो जो धार्मिक मान्यताएं थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो जो प्रथाएं उन लोगों में थी वहीं आज भी हम में मौजूद हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को गुजरे 4000 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक निरंतरता की एक ऐसी लहर चली आ रही है जो आज भी हमें हमारे उसी हजारों साल पुराने इतिहास से जोड़ती है। यानी हम भारतवासी आज भी अपने हजारों साल पुराने पास्ट को जी रहे हैं और ये हमारे लिए अपने आप में ही बड़ी खुशी की बात है। कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। ऐसा कैसे हुआ कोई नहीं जानता। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, जो शहरों और गांवों को बहा ले जाती थी। सो बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ बाढ़ से इतनी विशाल सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए वो और भी बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि इन शहरों में कोई बड़ी महामारी फैली होगी जिससे शहरों की आबादी खत्म हो गई। ये भी माना जाता है कि यहाँ शायद भारी जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जमीन सूखती गई और खेतों में रेगिस्तान छा गया होगा और इसीलिए यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो गया होगा। कुछ मानते हैं कि यहाँ विदेशी लोगों का हमला हुआ था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता अपने अंतिम दौर में बड़ी खुशहाल थी, तो फिर ऐसे में कैसे ये सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत अचानक किसी ऐसी घटना से हो गया जिसकी इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि मानो ये सभ्यता किसी एक वजह से खत्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी जिससे बड़ी तादाद में लोग मर गए। खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई। लाशों के सड़ने से कोई महामारी फैल गई होगी जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे, और जो लोग बच गए होंगे वे अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस गए होंगे, और इस तरह हमेशा के लिए इस विशाल सभ्यता का अंत हो गया होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको थ्योरी समझ में आया होगा। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1 चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे और देखते जाएंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है कि सेंधो यानी सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनका प्रायः जो पशु था वो कौन था। तो इसमें सही जवाब है आपका सी, सांड जो है, सांड इसका सही निवासी है। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा में ही सर्वप्रथम सबसे जो पहला उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का और दूसरा मोहनजोदाड़ो का हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो किसकी, तो क्रीट सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। नहीं तो चीन, मिस्र सब इसमें मिलती है, लेकिन क्रीट नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। सिंधु नदी के मैदान, गोदावरी नदी के मैदान, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें सही जवाब होगा सिंधु नदी के मैदान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन भाई कब किया गया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, है ना। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग आपको यदि याद है तो इसका राइट आंसर है आपका। और पहली बार हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष उत्खनन में आया था, तो 1987 में सबसे पहले बार उत्खनन इसका हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। जी बिल्कुल सही है, बी कालीबंगा है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो जुड़वा राजधानी थोड़ा जूम कर देते हैं। जुड़वा राजधानी कौन सा है भाई? मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा लोथन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, सी नंबर आंसर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा जो नगर है वो आपका मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा था एरिया के वाइज में देखा जाए तो। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा में सबसे पहला उत्खनन करवाया था, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राखल दास बनर्जी। ये बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 पे हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 जो है क्या है भाई? मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदाड़ो है। 16 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स मैनस। चार्ल्स मैसन जो है ए नंबर वो सही है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानन घर के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब आपका बी नंबर है, मोहनजोदाड़ो में। ये बिहार बोर्ड 13, 15, 16, 17, 19 देख रहे हैं ना कितना बार पूछा गया है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ मिलता है? गोदीपाड़ा एक स्थान है, वो कहाँ मिलता है? तो लोथन में मिलता है। लोथन अभी वर्तमान में कहाँ है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो लोथन वर्तमान में जो गुजरात हम लोगों का है वही लोथन है। देखिए प्रश्न संख्या 19 जो है वो 16 में और 18 दो बार आ गया है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी इसलिए कहा जाता था। 22 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमाण जो मिलता है वो किस शहर में ज़्यादा हुआ है? तो पश्चिमो उत्तर जो है यानी कि आपका वेस्ट और नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 23 नंबर, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? पुरातत्व में कौन सा एक नहीं है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर यानी कि साहित्य। और सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मोहरे प्राप्त हुए थे। वो कहाँ से प्राप्त हुए थे और वे जो मोहरे थे वो क्या थे? मतलब स्वर्ण थे, लोहा थे, तांबा थे, वे क्या थे? तो इसका सही जवाब है सेलखड़ी के थे। सेलखड़ी एक धातु है, पहले धातु हुआ करता था उसी का। 25 नंबर प्रश्न है कि मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध है? मनके सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते थे भाई? तो बनवाली में। बनवाली में जो है वो मनके सबसे ज़्यादा मिलते थे। प्रश्न संख्या 26 की ओर अग्रसर कर रहे हैं हम लोग। 26 जो है इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला माना जाता था? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ना बच्चा, तो मृतकों का टीला कहा जाता था। मरने के बाद यहीं दफना दिया जाता था लोगों को। 27 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बंदरगाह, आप डी नंबर सही है। लोथन जो है, लोथन ठीक है, दिख रहा है सबको, लोथन सही जवाब है बच्चा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 28 नंबर कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली थी? तो नृत्य करते हुई जो लड़की की मूर्ति है वो सी नंबर मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। 29 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। हल का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। 30 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो सी नंबर सही जवाब है। नगर पालिका जैसे जो प्रशासन थे वो हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन थे। 31 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। नहीं तो सोना चांदी तांबा मिल जाता था लेकिन लोहा नहीं मिलता था। अभी ऑब्जेक्टिव करवा कर हम सब्जेक्टिव करवाएंगे, है ना। और आपको हम बता देते हैं यदि बिहार बोर्ड
में आप लोग हैं या एनसीईआरटी से रिलेटेड आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या आप यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड में जो 2023 में जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप नए हैं तो, क्योंकि हम आपके लिए आर्ट्स से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, कॉमर्स और इंग्लिश से रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। 2023 में 100% है कि आप ये बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आपका 95+ हम बोल देंगे। कम से कम कितना भी नंबर कम आएगा तो आपका 85-90 तो आ ही जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि इस वाले ही सेट से हम लोगों का प्रीवियस ईयर का जो बच्चे हैं जो 2019, 20 और 21 में एग्ज़ाम दिए हैं, 22 में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनका सबका रिजल्ट जो है वो बढ़िया आया है। हिस्ट्री में हम लोग का रिजल्ट 85 से नीचे नहीं आता है। ये हम लोग का क्लास स्मार्ट क्लास शाहपुर के बनाही रोड में स्थित है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का ये कोचिंग है। आप चाहें तो यहाँ पर नज़दीक में आप हैं तो आकर पढ़ लीजिए, नहीं तो इस आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न जो है आपका है, कोलकाता में एशियाटी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। एशियाटी सोसाइटी का जो गठन किया गया था वो विलियम जोन्स द्वारा करवाया गया था, है ना। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्व का प्रकाश डाला गया है, यानी कौन से पुरातत्व विधि है, किसने इसकी मतलब सबसे पहले देखा कि जो चक्की है अवतल चक्की उसका खोज किसने करवाया था भाई? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, यानी कि अर्नेस्ट मेके द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन से सिंधु सभ्यता के गुरु या किस देवता के लोग पूजा करते थे? तो भगवान शिव और पार्वती के पूजा ये लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। भगवान शिव जो महादेव हैं, महाकाल, इनकी पूजा बहुत पहले से होते आ रहा है। 35 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, मतलब कि जो भी कमर्शियल सिस्टम था, ट्रेडिंग सिस्टम था, वो किस देश के साथ इनका नहीं था? तो प्रश्न संख्या जो 35 है इसका सही जवाब डी नंबर है, चीन के साथ इनका संबंध बढ़िया नहीं है। अभी भी देखते हैं ना, चीन के साथ अभी भी हम लोग का संबंध बढ़िया नहीं है, लेकिन उस समय भी यही था। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी जो है इसमें सबसे ज़्यादा सिंधु नदी भी है, नहीं रावी नदी सबसे ज़्यादा आपका सही है, सॉरी रावी नदी को टिक कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के पास में बैठी हुई है और ये पूरा सिंधु नदी के किनारे या पास के वजह से ये पूरा ये सिस्टम का नाम या इसका सिंधु घाटी पड़ गया था। 37 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्खनन सी नंबर आंसर सही है, आर.डी. बनर्जी ने करवाया था। लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? लोथन जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और 29 नंबर प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसमें से आपका लौह युग या कांस्य युग, तो सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। देखिए आप आंसर मिला लीजिए बच्चा, आराम से वीडियो रोककर कॉपी में उतार लीजिए, आराम से इसको मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों पे चलते हैं। इसी पाठ के हम लोग प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आप एकदम एक एक प्रश्नों को कर लेंगे। आप आर्ट्स की क्लासेस को नहीं ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं है, हम आपको कंप्लीट करवाएंगे आपका आर्ट्स। और ये स्पेशल टारगेट है 2023 में 90+ रिजल्ट लाने का, और 100% विश्वास रखिए आपका 90+ रिजल्ट आ जाएगा यदि आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, लिखने का तौर तरीका अच्छा है और आप मेरे कहे हुए बातों को सुनते हैं, मेरे इस नोट्स को देखते हैं, तो आपका 100% आंसर आपका मैच करेगा। और एग्जाम में, भावी एग्जाम में आप कभी भी देखिएगा, हम लोग मेरा नोट सबसे ज़्यादा लड़ता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन 14 विधि जो है बच्चों वो एक वैज्ञानिक विधि है ना। और वैज्ञानिक इस विधि से हम तिथि के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कोई दिन या तारीख है तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग करेंगे और तिथि का हम लोग पता लगा लेंगे। समझ में आ गया? चलिए बस इतना नहीं लिखना है, जो बोले वो लिख दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का विवेचना करना है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए रंगनाथ राव महादेव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ तक 1100 किलोमीटर में है। परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई है और यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में है। यानी इसका बढ़िया से क्षेत्र देखिएगा तो मतलब उस समय त्रिभुजाकार इसका क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल विद्वानों ने बताया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। क्या आप भारत का क्षेत्रफल बता सकते हैं? जी, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और हड़प्पा सभ्यता की जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है।
इतना याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल जो है, इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और पेट्रोसियम दोनों में सम्मिलित क्षेत्रों में 12 गुना से अधिक इसमें फैला हुआ है। आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा यदि समझ में नहीं आएगा तो, और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उम्मीद है कि 2023 में आएगा, जहाँ तक मतलब आप श्योर नहीं बोल सकते हैं बट आने का चांसेस है। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी होती है, जिसे ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, उसकी नींव बालू पर टिकी हुई है। यानी देखिए, पुरातत्व विधि का मतलब क्या होता है, मिट्टी के उत्खनन से, ग्रंथों से या किसी बात से जब इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है तो उसी को कहा जाता है पुरातत्व एक तरीके से। और पुरातत्व होता क्या है, तो हमारा वही ज्ञान जो ऐसे सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है, पुरातत्व वह विज्ञान कहलाता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करवाती है। और किसी भी जाति या सभ्यता के इतिहास की ज्ञान, है ना, किसी भी जाति के इतिहास का यदि हम लोग ज्ञान देखें तो पुरातत्व से मिलता है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या स्थान थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया है। नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि इस संस्कृति के निर्माणों ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी उत्खनन प्रगति किया है। विज्ञान एवं तकनीक प्रगति को हम निम्न बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। लिपि में इसका खोज हुआ, इसके बाद इसको धातुओं में देखा गया, धातु क्रम में, फिर इसको वाहन, गोदी और नौका और माप तौल में देखा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे लिपि में। देखिए, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो एक चित्रलिपि में निपुण थे, है ना। लिपि का आविष्कार उन लोगों ने किया था, एक चित्रलिपि, जैसे कि चित्र के माध्यम से कुछ लिख देना, कुछ समझा देना, है ना। और मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफल नहीं हुआ है। लोग इसको पढ़कर समझना चाहते हैं कि ये किस भाषा में लिखी गई है ये लिपि, लेकिन लोगों को अभी भी ये लिपि समझ में नहीं आती है ना। और धातु कर्म की यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो धातु कर्म क्या है, तो सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथन, जो कठियावाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये तांबे और कांसे के कुछ ऐसे वस्तु मिले हैं मोहनजोदाड़ो से कि यह 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे के एक नर्तकी बाला की मूर्ति मिली है ना। और इसका पता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित थी, जो इसका आंसर है। यदि हम लोग वाहन की बात करें कि क्या हड़प्पा सभ्यता में गाड़ी घोड़ा जो अभी वाहन चलता है वो उस समय पे भी चलता था क्या, तो मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी के खिलौने का प्रमाण मिलता है। इससे साबित होता है कि वे लोग बैलगाड़ी आवागमन के लिए या मालगाड़ी के लिए वस्तुओं को इधर से उधर पहुँचाने में बैलगाड़ी की सहायता लेते थे, है ना। फिर प्रश्न है कि गोदी एवं नौका क्या है, तो लोथन में ईंट से निर्माण 128 मिली लंबा एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी मिलती है ना, यानी कि डाक यार्ड उसको कहा जाएगा। इससे पता चलता है कि वे नौके एवं गोदी निर्माण की तकनीक से परिचित थे। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बनाया हुआ है। एक बर्तन जो मिला था उसमें पुरातत्व मिट्टी में जो दफन था उसको जब खोदा गया था तो निकला था, तो उसमें एक नाव की लिपि बनाई गई है। और जो नाव की लिपि है उस पर ये मिला था, मतलब एक बर्तन था, छिपा वगैरह होगा, उसी में मिला था। छिपा नहीं बोल सकते हैं, कढ़ाई वगैरह छिपे भी मिले हैं, कलछुल, बेलना और बैलगाड़ी, बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं। आप पिक के माध्यम से देखिए ना, ऐसा पिक के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है उसको। चलिए 5 नंबर है, माप तौल की तकनीक का ज्ञान था कि नहीं था। ये समय जैसे हम लोग का लीटर होता है, मीटर होता है, तो उन लोगों का ये सब का ज्ञान था या नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीक से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बांटे मिले हैं। सबसे बड़ा बांट 1375 ग्राम का है। बांट समझते हैं, बटखारा। सबसे छोटा जो है वो 0.87 ग्राम का था। सबसे बड़ा जो है 1375 ग्राम का था, यानी कि 1.25 किलो से ऊपर, 1.25 किलो 1.5 किलो के बीच में हम लोग बोल सकते हैं इसको।
छोटा बड़ा 150 बटखारा मिला है, समझ लीजिए। 150 बटखारा हम लोग अभी रखते हैं या नहीं रखते हैं। अभी आप मार्केट में जाइएगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 1 कुंटल, इस तरह का वजन वाला बटखारा रहता है। 1 कुंटल का भी बटखारा नहीं रहता है, 40 किलो तक, 20 किलो तक हाईएस्ट रहता है, क्योंकि लोगों को उठाना भी तो पड़ेगा उस बटखारा को। हालांकि कंप्यूटराइज सिस्टम वाला जो तरजुई आया है उसमें मिल जाता है, उसमें वजन हो जाता है उसका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करना है। देखिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था ना कि बहुत सारा रूम हुआ करता था, जैसे रसोई घर, किचन। आप देख रहे हैं इस पिक के माध्यम से कि रसोई घर, किचन, बरामदा, रूम और नहान घर या फिर रसोई का जो भी पानी निकलता था, हर घरों में एक छोटी छोटी नालियाँ हुआ करती थी। उन नालियों के माध्यम से पानी निकलता था, वो एक बड़े नाले में जाके मिल जाता था, और बड़े नाले का जो पानी है वो शहर के बाहर चला जाता था, है ना। तो यही सभ्यता थी सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता में पानी का निकासी इसी प्रकार किया जाता था, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब आपका बोल रहा है कि 6 नंबर प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे। तो विद्वानों की गिनती करें, और विद्वानों को अनुसार यदि हम लोग निर्माण की बात करें तो नंबर 1 में आता है डॉक्टर गुहा। डॉक्टर गुहा जो है एक विद्वान है, और मंगोल का पता इन्होंने लगाया। इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रीड का पता लगाया, मिश्रित जाति के लोगों के बारे में पता लगाया, और रंगनाथ राव जो थे वो निर्माता बहुजाति थे, जिसमें आर्य भी एक थे, इनका पता लगाया गया। सर ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बताइए। तो बउआ ये प्रश्न नहीं आएगा, आपको यदि देखना है तब रुक के इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर अग्रसर कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 है कि मोहनजोदड़ो के सर्वाधिक स्नानागार के विषय में क्या आप जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान है जहां वे विशाल दुर्ग यानी 54.86 मल्टीप्लाई 83 मीटर में स्थित विशाल स्नानगार है, यानी कि स्विमिंग पूल है, नहाने वाला नहीं रहता है स्विमिंग पूल, वही है, जिसका 39 फीट जो है 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है, और 8 फुट जो है वो गहरा है। आपको याद नहीं रहेगा तो इसे बोलिएगा कि 8 फीट गहरा है, 16 फीट चौड़ा है, और 32 फीट लंबा है। लगभग खाली लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा, और नहीं तो ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है। ऐसे बोल दीजिएगा कि 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है, और 8 फुट गहरा है, फिर भी आपका सही हो जाएगा, है ना। देखिए ये लोग स्नानन घर का मतलब ये स्विमिंग पूल वे लोग बनाए हैं जो, तो आखिर ये क्यों बनाते थे। बरसात के दिनों में जब पानी आता है, पानी वगैरह आएगा ना, तो ढलान रहेगा मिट्टी का, मतलब ज़मीन का, तो वहाँ से ढल के पानी उसमें आ जाएगा, स्टॉक हो जाएगा पानी। तो ये लोग का कपड़ा खींचने में, माल मवेशी को धोने में, नहाने में, हर चीज़ में काम आएगा। कैसे पोखरा ओखरा रहता है, तालाब उलाब, तो पानी देखते हैं ना सब जगह सूखा जाता है, लेकिन उसमें रहता है। अब बहुत कम गड्ढा रहेगा तो जल्दी सूखा जाएगा वो भी, तो इसलिए लोग अपना बनाते थे। पानी पीने वाला जो है तो कुआं से पानी लोग पीते थे, इसका भी प्रमाण मिलता है। प्रश्न संख्या 8 की ओर देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। 8 कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, अभी आपको हम बताए ना कि बोले कुआं वहाँ से, नहरों से, तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी लेते थे। आज के डेट में देखिएगा बोरिंग, टंकी, मोटर, एक बटन टिपिएगा मोटर से पानी गिरने लगेगा, है ना। तो वो सब समय नहीं था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 8 से 5,000 वर्ष पहले की कहानी है। तो वो सभ्यता था, उसमें नहर वहर में पानी होता था, कुआं में पानी होता था, तालाब उलाब में पानी होता था, है ना। और अफगानिस्तान में सौतगई नामक स्थान में हड़प्पा नहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ऐसे फैला हुआ था। बोले तो आपको कि नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ वो सभ्यता था, तो उसका प्रमाण अफगानिस्तान में भी मिलता है। गुजरात के धोरावाली नामक स्थल में भी तालाब का प्रमाण मिलता है। इसे कृषि की सिंचाई, मतलब खेती उती के सिंचाई के लिए भी लोग यूज करते थे, पानी उनी का। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। मोहनजोदाड़ो के आनंदगार के विषय में लिखिए। आनंदगार क्या है। तो मोहनजोदाड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक आनंदगार मिलता है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए। ये 2 कतारों में है, 6 की संख्या में है। और ये धान कोठार जो है, जहाँ धान और गेहूँ रखा जाता है,
तो ईंटों के चबूतरे पे बनाया है। धान देखते हैं ना, कोठरी उठरी में रखा जाता है, तो कैसे रखा जाता है, उसी प्रकार का इसमें भी प्रमाण होता है। प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुना 6.9 मीटर है और आनंदगार में हवा जाने की व्यवस्था थी। आनंदगार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था थी। अनाज भरा जा सकता था। निस्संदेह ये उच्च कोटि की व्यवस्था की गई थी कि हम लोग अनाज को स्टॉक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बरसात का दिन आ गया तो उस समय बेचारा लोग क्या खाएगा। आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, किराना दुकान पर जाइए कौन सामान मिल जाएगा, लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। वो समय था कि भाई व्यापार मंडी हर दिन नहीं लगेगा, उसका भी एक दिन हुआ करता था, है ना। और व्यापार मंडी लगेगा तो उस समय पे जाके अपना ये सब खरीदना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की व्यवस्था करना है। इस प्रश्न को देख लीजिए, भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार बोर्ड 14 में या 17 में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहते थे। वे नगर नियोजन में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथन, रोपण जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनके नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने 99 डिग्री के कोण पर काटती हुई सड़क व गलियों का निर्माण किया था। देखिए कितना बढ़िया ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। ये गली और सड़क का भी निर्माण कुछ अद्भुत ये लोग करते थे। उनके जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित थी। नालियाँ बड़ी सरलता से साफ सफाई लोग करते थे। नाली उली जो हुआ करती थी उसका भी साफ सफाई बहुत बढ़िया से लोग करते थे। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं आनंदगार का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो एरिया में सबसे बड़ा था, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा वही था। और वहीं से स्विमिंग पूल, स्नानागार, आनंदगार यानी गोदाम वाला वेयरिंग हाउसिंग जो होता है, पूरा गोदाम भंडारा वही मिला था उसको। प्रश्न संख्या 11 है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 5000 पहले जब ये सभ्यता थी तो अचानक से सभ्यता लुप्त कैसे हो गई। तो इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता के विघटन के संबंध में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, यानी प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी इसलिए विनाश हो गया। अनेस्ट मैके कहते हैं कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। एक बार जल पर ले आया था, पूरा बाढ़ उड़ाया था, पूरा हड़प्पा सभ्यता को डुबा के लेकर चला गया। ये एक प्रमुख कारण है। M.R. साहनी मानते हैं कि भूत्वरिक परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है। और D.D. कोसंबी का मानना है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, लोगों की आग लगकर हत्या हुई थी। कोई आग मान रहा है, कोई बरसात मान रहा है, कोई बाढ़ मान रहा है, कोई भूखमरी से कहता है कि मृत्यु हो गया। अलग अलग लोग इसका प्रमाण मानते हैं। आपको जो आंसर सही लगे आप लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के निम्नलिखित कारण थे, उसमें इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अब लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पे चलिए, जो 5 नंबर का पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के अवशेष अब तक पाकिस्तान और भारत, पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता एकमात्र सिंधु नदी की घाटी तक सीमित नहीं थी। यह सभ्यता बहुत दूर तक सीमित थी, क्योंकि इतना समझ रहे हैं ना, हिंदुस्तान का एरिया, कुछ पाकिस्तान का एरिया, कुछ अफगानिस्तान का एरिया, इतना एरिया में फैला हुआ था आपका ये हड़प्पा सभ्यता, है ना। देखिए यहाँ पर 1401 स्थल इसमें पाया गया था और भारत में 1917 और पाकिस्तान में 481 और अफगानिस्तान में 3 स्थल मिलते हैं। और इसका जो क्षेत्र देखते हैं आप लोग तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में इसमें मिलता है ना। इसका पूरा क्षेत्रफल अभी बताए भी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये बढ़ते बढ़ते इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका क्षेत्रफल बढ़ गया था 15,02,097 किलोमीटर में फैल गया था इसका क्षेत्रफल आने वाले भविष्य में, है ना। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में स्थित दैमाबाद तथा
पूरब में उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिरन नदी के किनारे आलमगीरपुर में इसका प्रमाण मिलता है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में भी इसका प्रमाण मिलता है। इस प्रकार हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। देख रहे हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। अभी आपको हम पतन का कारण बताया था ना जी, कि देखिए बाढ़ से हो सकता है, वाहन आक्रमण हो सकता है, बाहरी लोग आक्रमण कर सकते हैं, अन्य कारण हो सकता है। तो आप उसमें लिख दीजिएगा कि बाढ़ एक ऐसा जल सैलाब आया था, बाढ़ आया था जिसके वजह से पूरा हड़प्पा सभ्यता को डुबो दिया, है ना, और उसके बाद इस सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा लिखिएगा वह है आक्रमण, यानी लिखिएगा कि बाहरी लोगों ने, विदेशी लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया जिससे पूरा हड़प्पा सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो गया। थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं तो कम से कम आपको 12 से 15 लाइन में लिखना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में, और 3 नंबर का तो प्रश्न आता भी नहीं है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक अग्नि से भी बोले थे, अग्नि से बोले थे ना, अभी पीछे क्वेश्चन में जाइएगा तो क्या नाम था उनका जी, बोले थे कि अग्नि से नष्ट हो गया था एम आर सहानी। हाँ, एम आर सहानी ने ही बोला था कि अग्नि से पूरा सभ्यता नष्ट हो गया था, और अनेस्टी मैके ने कहा था कि बाढ़ से नष्ट हो गया था। तो उसी पर अपना थोड़ा बनाकर उसको लिखना पड़ेगा, ऐसा कि लगे कि प्रभावित लगे, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे यही हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्रश्न, 1 मिनट रुक जाइए, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लास्ट वही है। हाँ, प्रश्न संख्या 3 इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण की योजना थी वो प्रमुख थी। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता इसके नगर योजनाओं में मिलता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं, और पूर्व टीले पर नगर तथा पश्चिम टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासन वर्ग के लोग रहते थे, और प्रत्येक नगर में दुर्ग से बाहर निचले स्थल पर ईंटों के मकानों वाले नगर उसमें बसाए जाते थे, जहां सामान्य लोग रहते थे, है ना। उसके बाद यदि हम लोग सड़क व्यवस्था की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। यहाँ की प्रमुख सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा था। माना था लोगों ने कि राजपथ होगा तभी इतना लंबा है ना। दूसरा है 2.75 से 3.66 तक ले, ये आम जनता के लिए चलने के लिए बनाया गया एक रास्ता है, जनपदी लोगों के लिए बनने के लिए रास्ता है। जल निकासी प्रणाली कैसी थी भाई, तो जल निकासी प्रणाली भी बहुत बढ़िया थी। मोहनजोदाड़ो के नगर योजना की ओर यदि हम लोग बात करें तो ये प्रभावशाली थी। छोटी छोटी नालियाँ बनती थी, छोटी छोटी नालियों से पानी निकलती थी एक बड़ा नाले में, और बड़े नाले से पानी जो था वो गांव के बाहर निकल जाता था, फिर वो तालाब वालाब में जाकर पानी मिल जाता था, और उस तालाब वालाब से पानी सिंचाई करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए यूज किया जाता था। स्नानागार के बारे में यदि हम लोग बात करें कि वहाँ का स्नानागार कैसा था, यानी स्विमिंग पूल कैसा था, तो आपको पता है ना जी, 8 फुट गहरा, 16 फीट चौड़ा, 32 फीट लंबा, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ऐसे याद रखिएगा। नहीं तो वास्तविक रूप में बोलना होगा जो किताब में लिखा गया NCERT में, तो आप बोल दीजिएगा कि 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा था। इसमें ये इसके जो फर्श थे वो ईंटों से बनाए रहते थे, है ना, और ईंटा से इतना बढ़िया से उसको बनाया गया था, भरा गया था स्विमिंग पूल को। आपको पिक में भी दिख रहा है अभी कि उसमें लोग नहाते थे, कपड़ा वपड़ा पीछे थे, माल मवेशी को भी आदमी नहा देता था। कैसे तालाब वाला में, नदी में नहीं देखते हैं, तो उसी तरह का वो तालाबे था, समझ लीजिए, वो स्विमिंग पूल था, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। ये इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ठीक है, आनंदगार कैसा था भाई, तो मोहनजोदड़ो में आनंदगार भी बढ़िया था। 45.72 मीटर लंबा था, 22 मीटर लमसम चौड़ा था, और उसमें 12 को धान की कोठरी रखा जाता था, 12 को धान की उसमें कोठरी रखा जाता था, और इस कोठरियों में 6 की संख्या थी। तो इसको लिख दीजिएगा। प्रत्येक का आकार जो था, 6 को रूम था उसमें, कोठरी मतलब रूम होता है, 6 का संख्या था। एक रूम, प्रत्येक रूम जो था ना, तो 15.23 मीटर से 23 मीटर गुना 6.9 मीटर का आप स्क्वायर निकाल दीजिएगा, तो उतना साइज में ये क्या था, बड़ा था। ईंट का यदि हम लोग बात करें तो आज के ईंट के कम से कम 2 गुना बड़ा ईंट उस हड़प्पा सभ्यता में चलता था, है ना। ईंट का आकार जो था 51.43 मल्टीप्लाई 26.27 और गुना 6.35 सेंटीमीटर था,
और सामान्यतः यदि बात करें तो 27.94 गुना 23.97 गुना 6.35 सेंटीमीटर ईंट था। ये सर क्या बता रहे हैं? ईंट का साइज है ना, समझे? ईंट का साइज आपको याद करना होगा, स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, है ना।